जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि वाई वी नीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका सबसे पहला बात है कि फंडामेंटल राइट आखिर होता क्या है, यानी कि मौलिक अधिकार हम किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं तो फंडामेंटल राइट आखिर क्या है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स को अगर हम हिंदी में समझें तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका मूल या मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक अधिकार। अब इसका मूल या मौलिक अधिकार नाम क्यों दिया गया? देखिए तो भारतीय संविधान में दो तरह का कानून है। इसमें पहला आपका क्या, मूल अधिकार, जो कि आपसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता है, और दूसरा आपका हो गया कानूनी अधिकार। ठीक है, तो कानूनी अधिकार क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके कुछ राइट्स कानूनी भी हैं, जैसे आपका घर हो गया। सरकार चाहे तो आप सरकार को ज़रूरत पड़ेगा तो वो आपके घर को रोड मान लीजिए वहाँ से निकलना रहे तो आपके घर को तोड़ करके सरकार ले सकती है। घर आपका कानूनी अधिकार है, यानी कि आपके लिए है, वो आप ही का है, लेकिन सरकार चाहती है तो उसको ले सकती है। ठीक है, अगर मतलब सरकार चाहे, मतलब वो खुद के काम के लिए नहीं, रोड बनाना रहेगा तो वो ले सकती है। अदरवाइज़ आपका जो मूल अधिकार है, जो कि एकदम नेचुरल है, जो कि जीवन जीने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, वो आपसे ना सरकार छीन सकती है, ना कोई आदमी छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। तो इसलिए इसे मूल अधिकार, यानी कि आपका जो सबसे जीवन जीने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिली हुई है, जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार को हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से हम जानते हैं। अब इसका रक्षा कौन करेगा भाई? तो फंडामेंटल राइट का जो रक्षा करेगा या तो वो सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर हाई कोर्ट होगा। ठीक है, यानी कि हमारे राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारा फंडामेंटल जो राइट्स है उसको कोई छीनता है। आगे बताएंगे फंडामेंटल राइट क्या है, हम देखते हैं, पहले समझ लेते हैं इसका मतलब, फिर समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। टेंशन मत लीजिए। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है, या हमारे फंडामेंटल राइट्स का सरकार खुद हनन करती है, सरकार छीनने की कोशिश करती है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास हम जाएंगे। तो अगर ये फिर मिलता कहाँ है? तो भाग 3 में ये मिलेगा आपको। कहाँ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। 12 से लेकर के आपका रहेगा ये 35 तक। अब ये 12 से 35 तक क्या है? तो ये हो गया आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हिंदी में कहें तो। हम देखिए इस वीडियो को ऐसे पढ़ाएंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड दोनों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स आर रिफर्ड अस द कंसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसेंस का मतलब क्या हो गया? यानी कि बुद्धि आप लगा के सोचिए कि हमें यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की आखिर क्यों ज़रूरत थी। तो इसलिए हम देखते हैं लर्निंग फ्रॉम ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। यानी कि हम अगर पास्ट को देखते हैं तो हमारे साथ क्या किया गया था, तो हमारे साथ बहुत सारी ज़्यादती हुई थी। हमारे पास हम लोगों को कोई राइट्स नहीं मिला हुआ था। तो इसके कारण क्या हुआ कि हम जब अपने भारत को आज़ाद करवाने को सोच रहे थे तो क्या मन में यही ना आया होगा कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो हम सभी के पास भी कुछ राइट्स होंगे और हम लोग आज़ादी से ज़िंदगी अपना जी पाएंगे। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स की हमें ज़रूरत पड़ी थी। पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए, यानी कि पहले के सारे एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांट टू इंश्योर अ सेट ऑफ रिटेन राइट्स दैट शुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो कौन थे? तो उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और इन सभी ड्राफ्ट कमेटी ने मिल करके उस समय इस मतलब फंडामेंटल राइट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं, जनता का राइट्स को सरकार, यानी कि किसी भी देश, यहाँ पे जो स्टेट का हम कर रहे हैं ना, ये स्टेट आप मत समझिए। स्टेट का मतलब आपको हम पिछले क्लास में क्या बताए थे कि स्टेट का मतलब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो किसी देश का सरकार वहाँ के नागरिकों का जो नागरिकों के जो हित होते हैं, हित को कोई मतलब अगर कोई अवहेलना करता है, नागरिकों के हित को ना देखते हुए अगर कोई गलत कानून बनाता है
तो उस चीज़ से बचाने के लिए जनता को फंडामेंटल राइट रिटेन में, है ना, क्या देख रहे हैं आप, रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की ज़रूरत समझे कि जनता का जो अपना फंडामेंटल राइट्स है, उनका जो मूल अधिकार है, उनको एकदम सटीक पता हो कि हाँ मेरे अधिकार ये हैं। जैसे आपका बोलने का अधिकार है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, बोलने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, पढ़ाएंगे कुछ भी, तो जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स आता है ना, तो उसके साथ साथ आपके साथ क्या आता है, आपके ऊपर जिम्मेवारी भी आती है। ठीक है, अब आपको बोल देंगे हम कि फंडामेंटल राइट आपके पास है, आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी को गलिया दीजिएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसको आप अगले को हर्ट कर रहे हैं कुछ गंदा उसके बारे में बोल करके, तो उसका भी तो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपके इस राइट्स के साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और इसके बारे में अच्छे से हम समझ लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सारे वीडियोस को देख कर आइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या सर्च कर लीजिएगा, जैसे भी हो सारे वीडियोस को आप देख कर आइएगा। 3-4-5 को वीडियो होगा, सब खत्म करके ही इस वीडियो पर आइएगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एडवर्टरी का मतलब हो गया कि कोई अगर एक तरफा अगर कोई आपके साथ एक तरफा भेदभाव कर रहा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे एक नागरिक ही क्यों ना हो, कोई भी हो, चाहे सरकार के सबसे ऊपरी लीडर भी जिनके पास बहुत पावर है वो भी आपके साथ अगर भेदभाव कर रही है ना, तो आपके पास लिखित तौर पर, एकदम लिखित तौर पे क्या बोल रहे, रिटेन राइट्स है आपके पास कि आपके साथ भेदभाव कोई कर ही नहीं सकता है अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पता है तो। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, उसके साथ पुलिस भी एंट कर या कोई भी जो है ना, जो पावरफुल अथॉरिटी होती है, वो आपके साथ एंट कर बात नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको आपके पास राइट्स पता है, आप उनसे लड़िएगा नहीं, उनको सीधा अपना राइट्स बताइएगा कि हाँ देखिए मेरे पास ये राइट्स है, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने राइट्स सारे पते होने चाहिए, तब तो आप किसी को कुछ बोल पाइएगा या अपने राइट्स को एंजॉय कर पाइएगा। फंडामेंटल राइट्स ग्रांटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी। क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ना, वो गार्ड देता है, किसको देता है, तो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से मतलब जो बहुसंख्यक है, जो संख्या में बहुत ज़्यादा है, उनसे क्या कहता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है कि अगर कोई संख्या में ज़्यादा है तो अगर जो कोई संख्या में कम है तो उनको दबाने की कोशिश ना करे। ऐसा तो नहीं ना है, फंडामेंटल राइट जो हमको है, जो आपको है, वही हमारे देश के सभी, कोई जाति में कम हो या धर्म में संख्या में कम हो, तो उनके फंडामेंटल राइट्स को आप दबा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट सबके एक बराबर है। ठीक है, तो इसलिए भी फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम समझते हैं कि फंडामेंटल राइट आखिर है क्या। तो फंडामेंटल राइट 6 होते हैं बाबू। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट आखिर कौन कौन से हैं, और सबको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए चलेंगे आगे। चलिए समझते हैं फंडामेंटल राइट्स को। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ये आपका पूरा टोटल 1 2 3 4 5 और एक इसमें और आ जाएगा, और लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये मतलब इसका क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 आपका फंडामेंटल राइट हो गया, यानी कि मौलिक अधिकार आपका टोटल कितना बच्चों, 6 है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन में, 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछता है अक्सर। तो मौलिक अधिकार पे कितने फंडामेंटल राइट, 6 हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार क्या क्या आपके पास है, जो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, आपको एकदम खुलकर ज़िंदगी जीने के लिए। तो देखिए इसको समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सब के साथ बराबरी का भावना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, तो संविधान में आर्टिकल, ये राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये है। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है कहाँ, तो संविधान में। जब क्लास 9th और 10th में जाइएगा, जिस प्रकार से आप क्लास बढ़ते जाइएगा, वैसे वैसे आपका इसे पूरा एकदम डिटेल में आपको बताने लगेंगे
कि क्या क्या होता है। हालांकि आपको हम राइट टू इक्वालिटी पूरा डिटेल में बता देंगे, तो समझ लेते हैं इसको हम। राइट टू इक्वालिटी का हो गया इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, ठीक है, चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, क्या है, कानून के सामने सब बराबर है। किसी को, अब वो भी मर्डर करेंगे तो वही सज़ा मिलेगा, हम भी मर्डर करेंगे तो वही सज़ा मिलेगा, राइट। तो कानून के सामने कुछ नहीं। आप देखते होंगे कि ये कोर्ट वगैरह में, मूवी वगैरह में देखे होंगे कि वो ऐसे तराजू लेके खड़ी रहती है एक महिला, और उसके आँख पे पट्टी रहता है, वो कहती है कि हम मेरे सामने सब बराबर है। एक हाथ में क्या रहता है, तराजू, एक हाथ में तराजू और एक हाथ में मतलब तलवार। कहता है कि अगर आप गलती किए छपाक दे काट देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि उसके सामने वो उसका आंख बंद है, उसको नहीं पता है कि मेरे सामने प्रधानमंत्री है कि आम आदमी है कि कौन है, उसको नहीं पता। उसको बस इतना पता है कि कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 के तहत उसके सामने सब इक्वल है। नो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, सेक्स, प्लेस या फिर किसी भी तौर पे। मान लीजिए कि आप किसी कास्ट से आते हैं, किसी धर्म से आते हैं, लड़का है, लड़की है, मतलब किन्नर है, क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कुछ नहीं पता। उसको बस इतना पता है कि हमको इसको जस्टिस देना है, हम इसको क्या करना है, एकदम मतलब समझ गए ना। डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब एक चीज़ देख लीजिए, किसी प्लेस से, जैसे होता है ना कि हम कहीं गए घूमने के लिए, मन करेगा वहीं बस जाए, वहीं रह जाए, तो क्या हमको कोई रोक देगा? नहीं रोक सकता है। हम कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और हम उस किसी भी राज्य में चले जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फंडामेंटल राइट्स जो है ना, पूरे देश पे लागू होता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये कितना है, तो आर्टिकल 16। और नो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, सेक्स, प्लेस कितना है, आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है, यानी कि 15 में। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर आप बड़े हो गए, क्लास 10 या 12 कर लिया, अब आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए तो क्या, सरकार आपको थोड़ा ना कहेगी कि आप इस कास्ट से हैं तो आप नौकरी लीजिए, अदर कास्ट से तो आपको नौकरी नहीं देंगे, छोटा कास्ट से तो नौकरी देंगे, बड़ा कास्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके सामने क्या है, यानी कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो। सरकार को इससे कोई मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ना कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किस कास्ट से, सेक्स से, आपका क्या है, या फिर आप किस प्लेस के रहने वाले हैं। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वल आपको भागीदारी वहाँ पे लेने को मिलेगा। अब आप कहिएगा सर, जब इक्वल भागीदारी हमको जॉब में मिल रहा है, तो यहाँ पे ये आरक्षण क्या है? तो देखिए बाबू, आरक्षण बहुत बड़ी, इस पर अगर हम अभी बहस करने लगेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक है। आरक्षण जो है वो कोई समय के हिसाब से अभी ठीक है। देखिए कैसे ठीक है, मान लीजिए कि कोई कोई इसको आप देख रहे हैं ना, इसको आप समझ जाइए। तो ये आपका समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, ठीक है, हर तरह का समाज है, समाज में लोग हैं। तो कुछ लोग जो है पीछे रह गए, तो इनको क्या किया जाता है कि इनको आप मतलब आरक्षण दे करके कुछ जॉब में, यानी कि अगर 100 नंबर का जॉब है तो इनको 80 पे पास कर दिया जाएगा, ठीक है। कितना पे? 80 पे पास कर दिया जाएगा। अब बाकी को 100 नंबर पे पास किया जाएगा इन लोगों को। क्यों? क्योंकि लोग आप जब जिस दिन ये बराबर आ जाएंगे, इन लोग के बराबर आ जाएंगे, ये लोग सब लोग बराबर आ जाएंगे, उस दिन अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। वहाँ हाई कोर्ट में मूल अधिकार की रक्षा करने वाले आपसे और हमसे ज़्यादा तेज है सब, इसके लिए आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 16 खत्म हो गया। अब आर्टिकल 17 में क्या है कि अनटचबिलिटी, ये क्या है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई छोटा जात का है जिसको आप टच कर लिए, ठीक है। आप टच करने के बाद आप बोल रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, हम टच कर लिए, कैसे हो गया, हमसे छोटा है वो, छुआछूत जिसको आप कहते हैं। तो छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल एकदम मान्य नहीं होगा। अगर पता चल गया सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट की आप छुआछूत किए हैं, तो आप फिर आप बचने से रहें, ठीक है। अब आगे आपका है अपॉर्चुनिटी ऑफ अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि ये क्या है भाई, तो जैसे कि पहले के ज़माने लगता था ना, रजिया सुल्तान है ना, शेर बहादुर सिंह, तो इस प्रकार से बड़का बड़का टाइटल सब रखते थे, ठीक है। जैसे राय, मतलब कहने का मतलब बहुत बड़ा बड़ा टाइटल सब रखते थे। तो वो क्या दिखाता था, वो यह दिखाता था कि आप अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखा रहे हैं, ठीक है, बड़ा दिखा रहे हैं। तो वो भी अब यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 18 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने सामने किसी और को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उनका अपना, जिनको आप नीचा दिखा रहे हैं, उनका भी फंडामेंटल राइट है,
ठीक है। तो आप समझ चुके हैं। ऐसा ही राइट टू फ्रीडम में भी दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम जो है ना, आर्टिकल 19 से 22 तक ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको बता दिए ये सब का जो है इस सब का आर्टिकल बनाया हुआ है। आर्टिकल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा किस चीज़ के लिए बना हुआ है। तो इसका सब का जो है हम एक को आपको बता कर दिखा दिए बस कि देखिए इस प्रकार से आपका सब का होगा, ठीक है। तो क्लास आगे बढ़ेगा, आगे जा कर के हम इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, सिर्फ संविधान का आर्टिकल पढ़ाएंगे ना उस समय तो बना देंगे। वो आपका ना 8 क्लास ना 7 क्लास 6 क्लास उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। वो आपको जॉब के पर्पज़ से रहेगा कि मान लीजिए आपको जॉब चाहिए, आप 10th कर चुके हैं या नहीं किए हैं, आपको बस जानकारी चाहिए कि मैं फंडामेंटल राइट क्या है, तो एकदम हिंदी में शुद्ध लैंग्वेज में आपको हम एकदम भाषा में इसको समझा देंगे एकदम। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका राइट टू फ्रीडम। तो 19 से 22 तक का ये हो गया। तो ये राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है, तो इसके अंदर अब उतना नहीं जाएंगे, इसको ऊपर ऊपर बस समझ लेंगे क्योंकि आप क्लास 8 में, आपको बस इतना पर जानना है जितना तक में आपका जो है एग्ज़ाम बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो राइट टू फ्रीडम में क्या है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम फ्री है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। हम क्या है एकदम फ्री है कोई भी काम करने के लिए। हमको मन होगा कि हम जॉब करें तो जॉब करेंगे, हमको मन होगा कि हम दुकान खोलेंगे तो दुकान खोलेंगे, हमको मन होगा कि हम कल चल जाएंगे कश्मीर घूम के आते हैं तो कश्मीर घूमने चल जाएंगे, हमको मन होगा कल कन्याकुमारी घूमने चल जाते हैं तो नहीं जा सकते हैं, चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं बशर्ते हमसे किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम न हो, ये ध्यान रखते हुए, क्योंकि बार बार कह रहे हैं उनका भी अपना फंडामेंटल राइट है। आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आप भाई अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ही नहीं है कि 12 बजे या 2 बजे रात में उठ करके छत्ता पे बड़का डीजे बजा दीजिएगा, ठीक है। तो उससे तो दूसरे का भी तो फंडामेंटल राइट है, वो अच्छे से सो नहीं पाएंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, वही बात है। दिक्कत तो किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा फ्रीडम हमको मिला हुआ है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, यानी कि ये क्या हो गया कि आपके पास ये राइट है कि, है ना, आपके पास कहने का मतलब ये कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन का मतलब ये हो गया कि छोटा बच्चा से आप काम नहीं करवा सकते। आपके पास राइट है कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि इसके तहत कुछ 2-3 चीज़ें आते हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूर हो गया है ना, बॉन्डेड लेबर आप नहीं करवा सकते हैं किसी से, ये उनके राइट्स के खिलाफ जाता है। एक तरफ तो आप फ्रीडम दे रहे हैं ना कि आप किसी भी तरह आप अपने हिसाब से बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हैं, और एक तरफ आप छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रख करके काम करवाना, तो ये सब क्या है एकदम बैन है, ये आप नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों को खरीद बिक्री करना भी क्या है एकदम बंद है। क्यों? क्योंकि इससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है, ठीक है। आप समझ चुके हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन क्या होता है। अब इसको हम यहाँ पे आपका आगे है कि राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हम सिंबल बनाए हुए हैं कि आपको है ना कि अलग अलग धर्म का यहाँ पे सिंगल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब है ना। तो इसका मतलब क्या होगा राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप मान सकते हैं। आप अगर 18+ हो चुके हैं, अगर आपके पास ऐसा समझ है तो आप क्या, लेकिन हाँ वो किसी के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको खुद लगता है कि नहीं मेरे लिए ये धर्म अच्छा है, मेरे लिए वो धर्म अच्छा है, तो वो जा कर के ए धर्म या बी धर्म किसी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि उनको फ्रीडम है रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, मानने का, वो किसी भी रिलीजन को यानी कि धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं। आगे है आपका कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर का भी राइट कोई मतलब एजुकेशन ले सकता है ना, और एजुकेशनल राइट भी आपके पास होता है। जैसे इंडिया में क्या है कि 8 क्लास तक कम पढ़ना आपको नेसेसरी है, नहीं तो पेरेंट्स के खिलाफ ही केस हो जाएगा, है ना, FIR हो जाएगा, पेरेंट्स के खिलाफ FIR है। क्योंकि अपने बच्चे को आप 8 क्लास तक क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि हमारे संविधान में क्या है कि 8 क्लास तक एकदम पढ़ाना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। आप कल्चरल यानी कि मान लीजिए कि अगर आप किसी खास धर्म से आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप पहले उस धर्म का शिक्षा लें या फिर आप पढ़ाई भी करें और साथ साथ धर्म का भी शिक्षा लें, तो आप ले सकते हैं। ये आपका एजुकेशनल
एंड कल्चरल राइट में आता है। एजुकेशनल राइट भी आपका है, यानी कि आप किसी भी स्कूल में क्लास 8 तक के स्कूल में आप जा कर के दाखिला ले सकते हैं, 10th में जाकर दाखिला ले सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई रोकते हैं तो वो गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लास 8 तक के बच्चों को आप कहीं भी पढ़ाई से नहीं रोक सकते हैं, और वो भी फ्री में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, रेमेडीज़, यानी कि क्या हो गया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब ये हो गया कि आपके इन 6 में से 5 में से, यहाँ पे जो 5 है ना ऊपर वाला, इसमें से कोई भी अधिकारों का आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पुलिस के पास आप जा सकते हैं कि भाई मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपका इक्वलिटी राइट है, आपको इक्वलिटी में कुछ दिक्कत आ रहा है, आपके समाज में आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस तरह से कुछ भी हो, या आपका जो फ्रीडम है, फ्रीडम को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात बार बार ध्यान रखिएगा बाबू कि ये सब जो आपको मिला हुआ है ना, तो इसके साथ साथ आपके पास जिम्मेदारी भी है कि अगर आपका ये देश है, आपको जितना आप अपने देश से प्यार करते हैं तो आपके पास ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट आपको आपके देश ने दिया है ना, आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना। तो जिस प्रकार से आप इसको एंजॉय कीजिएगा अपने देश में रह करके, उसी प्रकार आपके पास कुछ मतलब आपके कर्तव्य भी हैं। उस कर्तव्य का पालन करते हुए इस फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट या व्हाट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट में आपको यही छो लिखना है, और इसका हम जब नोट्स देंगे तो उसमें आपका डेफिनेशन रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ऑब्जर्वेशन अबाउट फंडामेंटल राइट। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो क्यों ऑब्जर्व किए, ऐसा क्यों उनको लगा कि फंडामेंटल राइट इम्पॉर्टेंट है। तो 2 ऑब्जेक्ट से इसको हम समझते हैं। ऑब्जेक्टिव से, एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट। देखिए, सिटीज़न जो है उस पोजीशन में रहे कि वो अपने राइट्स को क्लेम कर सके। अगर आप पढ़े ही लिखे नहीं हैं, आप पढ़े ही नहीं कि मेरा राइट्स क्या है, आपको पता ही नहीं है, तो आप क्लेम क्या कीजिएगा कि भाई मेरा राइट्स क्या है। आप पुलिस के पास गए, आपके साथ कुछ मतलब आप क्या बोलिएगा, आपको आपके राइट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पुलिस जो धारा लगा दे भाई सब सही है, आपको पता रहेगा कि हाँ इस पर ये धारा लगेगा, मेरा राइट्स क्या है, तो ना आप कुछ बोल पाइएगा। तो आप पढ़े अपने समय पर सही से है नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। तो ये आपका हो गया, दिस राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट गॉट द पावर टू मेक लॉ। ये जो है ना, हर अथॉरिटी जो होती है, जब अथॉरिटी पावर्स को मतलब जब अथॉरिटीज कानून को बनाती है तो उस समय वो ध्यान रखती है कि किसी भी नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, उनका जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन ना हो, ठीक है। इसलिए इस फंडामेंटल राइट को किसी स्टेट, किसी मतलब धर्म, जाति, सब कुछ से ऊपर रखा गया है। एकदम कहना कि मतलब कोई सरकार कुछ नहीं, फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर है। Indian Constitution also have a section called Directive Principles of State Policy। क्या हो गया? DPSP। DPSP सीधा इसको हम जानते हैं DPSP के नाम से इसको हम साफ कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम इसको देखेंगे तो हम जानते हैं इसको। यानी कि जब संविधान बनाते हैं लोग तो उस समय वो ध्यान रखते हैं नेता सब कि भाई हमको फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करना है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो इसी DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट मतलब कि देश कह लीजिए इसको, तो स्टेट पॉलिसी में पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसी में पूरा लिखा हुआ है कि जब कानून बनेगा तो सरकारों को ध्यान देना है कि किसी भी नागरिक का
मतलब उनका राइट्स का हनन ना हो, पूरा इसी DPFP में लिखा हुआ है। दिस सेक्शन इज इंक्लूडेड टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टू गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट यानी कि भारतीय देश, ध्यान रखिएगा। तो इंडियन स्टेट, अब देखिए हम इंडिपेंडेंट हो गया, बहुत अच्छी बात है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सब कुछ हो गया था, अब लोग दूसरे को बधाई दे रहे थे, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ तो हो गया। लेकिन अब जब हम इंडिपेंडेंस ही सिर्फ हो जाने से तो नहीं होगा ना, अब हमको ऐसे सरकार कैसे चलाई जाएगी यह बता दिया गया, यहाँ पे कानून कैसे बनेगा, सरकार कैसे चलाई जाएगी, यहाँ से तो हो गया। अब उस सरकार को ऐसे मतलब ऐसा कानून बनाना था, ऐसा उनको एकदम विज़न लेके चलना था कि जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल ऐसा पॉलिसी बनाएंगे वो कि जिसमें सोशल भी लोग यानी कि सामाजिक तौर पे भी एक अच्छा समाज बने। आपको हम क्या बताए थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, बहुत बढ़िया है, सॉल्यूट करते हैं हम भीमराव अम्बेडकर को, ऐसा संविधान बनाया है ना कि अगला क्या जब तक भारत रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत बढ़िया संविधान है, ठीक है। तो सोशल तौर पे भी हम आगे बढ़ते जाएं, सामाजिक समाज हमारा अच्छा बने, और इकोनॉमिकल यानी कि पैसे के मामले में भी हमारा भारत क्या हो, बहुत आगे बढ़ते जाए। और लिविंग वेजेस फॉर वर्कर यानी कि कम से कम जो लेबर होते हैं ना, लेबर को इतना पैसा कम से कम मिलना चाहिए जिससे कि उनका घर चले, जो वर्क करने वाले होते लोग होते हैं उनको कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए जिससे कि उनका घर अच्छे से चल जाए। आई होप कि आप मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट समझ गए होंगे। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर हम इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।